जय हिंद। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे। जैसा कि हमने नायक बैच के दूसरे यानी कि पहले भाग में दूसरे पार्ट का हमने अम्ल और क्षार के बारे में सारी जानकारियाँ प्राप्त की। आज का क्लास आपका होने वाला है सूचक के बारे में, उसके आगे पढ़ेंगे। यह आपका पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 आप अभी नहीं देखे होंगे तो जाकर चैनल के अंदर देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने SK मौर्य जी क्लासेस में। चलिए बिना देर करते हुए हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्या, सूचक यानी कि इंडिकेटर। सूचक तो आपने बहुत देखा होगा, यानी कि इंडिकेटर जो कहते हैं ना कि क्या होता है, मोटरसाइकिल में इंडिकेटर होता है। तो मोटरसाइकिल में इंडिकेटर क्या बताता है, सूचना हमें देता है ना कि हम किधर जाना है, हमें उधर की तरफ इंडिकेटर बोले सामने गाड़ी जा रही है भैया, इंडिकेटर उसने दिया है, किधर मुड़ रहा है, वो हमें सूचना मिल जाती है कि वो किधर जा रहा है। तो उसी प्रकार से इसमें अम्ल और क्षार में सूचक की क्या मतलब क्या बात है भाई, ये क्या है सूचक, तो इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले कुछ बातें ये हैं, सूचक जो होता है सबसे पहली बात तो अम्ल और क्षार की सूचना देता है। सूचक जो होता है वो अम्ल और क्षार की सूचना देती है। और आगे देखिए कि सूचक आखिर में है, आगे क्या है कि सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगर हम पेपर में कॉपी में लिखना होगा तो हम इसी प्रकार से लिखेंगे जैसा कि हमने बोर्ड पे लिखा है। ठीक है, अर्थात वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की पूर्ण होने की जानकारी देते हैं, यानी कि वे पदार्थ सूचक कहलाते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की पूर्ण होने की सूचना हमें देते हैं। और क्या है आगे देते हैं, ये विलयन में H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण तथा हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- सांद्रण के pH मान परिवर्तित होने की सूचना पर अपने रंग को परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि इसमें ये क्या करता है सूचक, सब मिला के ये करता है, हमें सूचना देता है कि ये अम्ल है ये क्षार है। जैसे कि 0 से लेके 14 तक एक अंक बनाई गई, उसमें 7 से अगर कम है तो अम्ल होगा और 7 से अगर अधिक है तो क्या होगा, क्षार होगा। इसी के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए अब देखते हैं कि कुछ ऐसे अम्ल और क्षारक हैं जिसके बारे में हम देखेंगे। अब क्या है, कुछ सूचक हैं और एवं उनके अम्लीय व क्षारीय माध्यम में रंग, यानी कि जैसे अभी हमने बताया था ना, अब इसको प्रैक्टिकली समझेंगे कि कुछ सूचक है जैसे कि लिटमस पेपर है, हल्दी है, फिर से फिनाइलफ्थलीन है, मेथिल ऑरेंज है, हाइड्रेजिया हाइड्रेजियन का पौधा का फूल यह है, और किस रूप में ये किस रंग में आते हैं, अम्ल में किस रंग कैसे रहेंगे और क्षार में कैसे रहेंगे। तो लिटमस पेपर है, जैसे कि हमने अम्ल की जब परिभाषा पढ़ाई थी आपको तो हमने बताया था ये कि जो लिटमस पेपर है वो अम्ल में क्या कर देता है, नीले को हम डालेंगे अम्ल में तो वो लाल कर देता है, तो ये अम्लीय माध्यम में लाल रहेगा। ठीक है, ये अम्ल के रंग है। और क्षार में कैसा रहेगा, नीला रहेगा। हमने कहा था ना अम्ल को लाल पसंद है, क्षार को नीला पसंद है। क्वेश्चन भी हमने दूसरे पहले भाग में किया था, जब हमने शुरुआत की थी उसके पहले भाग में हम लोग यानी कि नायक बैच के पहले भाग में इसके बारे में इसके आगे हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जाके वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, लिटमस पेपर हो गया। हल्दी अम्ल के माध्यम में इसका रंग रहता है पीला और क्षार में रहता है लाल व भूरा। तो चलिए आज मेरे पास बाकी सारी चीजों के लिए तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मेरे पास एक अच्छा सूचक है हल्दी। हल्दी मेरे पास है, इससे हम सूचना पता करने वाले हैं कि क्या ये सही बात है लाल होता है या फिर नहीं, ये क्षारीय माध्यम में। तो आइए हम दिखाते हैं आपको। देखिए हमने लिया डिस्पोजल ग्लास और इसमें भरा पानी, भर लिया। चलिए अब हमने क्या लिया, हल्दी। हम ले रहे हैं हल्दी, हल्दी दिख रही है, ये अभी इस समय किस रंग का है, पीला दिख रहा है सबको। हमने हल्दी को डाल दिया। अब हमको इसको क्षार के माध्यम में लाना है।
तो क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे चूना। ये आपको चूना दिख रहा होगा इसके बगल में, हम इसके अंदर डालते हैं थोड़ा सा चूना। हमने डाल दिया। अब हम इसको मिक्स करके देखते हैं क्या होता है, रंग परिवर्तित होता है या नहीं होता है। देखते रहिए आप केवल। आप देख सकते हैं कि हल्दी पीला था और एक किस रंग का हो गया। जैसे कि लाल और भूरा, हल्का लाल और भूरा रंग मिलाया जाएगा तो इसमें तो कुछ लाल कलर हुआ ना। तो ये आपके हमने प्रैक्टिकली दिखा दिया कि क्षार में लाल व भूरा होता है हल्दी, आपने देख लिया। चलिए अब इसके आगे क्या है, इसके आगे ये है कि ये हल्दी तो हमारे पास हो गया, बाकी जो नेपथलीन है ये रंगहीन होता है अम्ल में और इसका क्षार में गुलाबी रंग देता है। ठीक है, मेथिल ऑरेंज है, लाल रहता है और क्षार में नारंगी पीला होता है। हाइड्रोजीनिया का पौधा जो होता है उसका फूल वो नीला रहेगा, किस चीज में, अम्ल में। ठीक है, अम्लीय माध्यम में नीला रहेगा और क्षारीय माध्यम में गुलाबी व लाल रहेगा। चलिए इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अब पीएच, यानी कि पीएच मान क्या है। अब देखिए पीएच मान होता क्या है। P का मतलब होता है पावर, H का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, पावर माने शक्ति और H मतलब हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ये होगा पीएच। अब बात आती है कि पीएच है क्या, क्या काम करता है। तो पीएच से ही हमें अम्ल और क्षार की सूचना मिलती है। कैसे, ये इसके बारे में हम अभी आपको चित्र के माध्यम से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लिखेंगे क्या। तो सोरेनसन ने बताया कि हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि कितने पर पीएच रहेगा तो अम्लीय होगा, कितने पर। सबसे पहले उन्होंने मान चलिए एक यंत्र बना दिया, यंत्र ऐसे इन्होंने बनाया। ठीक है, यंत्र बनाने के तत्पश्चात उसने 0 से 14 तक गिनती लिखी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, यहाँ तक कि एक सूचक बना लिया, जैसे बीपी वगैरह नापी जाती है, यहाँ से यहाँ तक होता है। ठीक है, ऐसे ही यंत्र बना लिया। अब इन्होंने किया क्या, अगर देखा यहाँ पे इन्होंने देखा कि 0 से 6 तक, अगर किसी चीज का 0 से 6 तक पीएच मान है तो ये क्या होगा, अम्लीय, अम्लीय। ठीक है, अब क्षारीय कितना, 8 से 14 के बीच अगर होगा तो ये क्या होगा, क्षारीय, क्षारीय। अगर 7 ही रह जाएगा तब कितना होगा, तो 7 रह जाएगा तो हो जाएगा उदासीन। आशा करता हूं कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं ना। स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो इसका ले लीजिए। इन्होंने एक सूत्र भी दिया था सोरेनसन ने, वो सूत्र क्या है, तो वो सूत्र केवल इसी के माध्यम से, कैसे, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर, हाइड्रोजन आयन हमने ले लिया H प्लस। ठीक है, सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। ये मैथ से पीएच मान यानी कि लॉग, सांद्रण, सांद्रण मतलब लॉग, ऋणात्मक मतलब माइनस, या सांद्रण का मतलब मैथ में लॉग हो जाएगा और ऋणात्मक मतलब माइनस, यानी कि लॉग माइनस लॉग का नीचे होता है 10। ठीक है, इसी के बराबर क्या होता है, पीएच मान। ये तो इन्होंने एक सूत्र दिया था। अब कुछ पदार्थ हैं, कुछ पदार्थ हैं जो बहुविकल्पीय में पूछे जा सकते हैं और अक्सर हमने देखा है कि जहाँ तक कि है शुद्ध जल का पीएच मान ही पूछा जाता है, लेकिन उसके सिवाय भी कुछ आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा आपको पीएच मान नहीं याद करना होगा। देखिए शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है, यानी कि 7।
सिरका जो हम लोग पीते हैं, सिरका का पीएच मान 4.0, ठीक है। अब यहीं पे हम पूछ ले, अभी हमने आपको बताया था, तो सिरका का पीएच मान 4.0 है, तो ये बताइए अम्लीय है या क्षारीय है? तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी हमने एक सूचक तैयार की थी, उस सूचक में हमने बताया था कहाँ से कहाँ तक होगा तो क्षारीय होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा तो अम्लीय होगा। तो जाहिर सी बात है 4 यानी कि 0 से लेके 6 के बीच में है, तो ये क्या होगा? अम्लीय होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मानव लार का पीएच मान होता है 6.0 से लेके 7.5 तक। रक्त, हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसका जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। दूध का पीएच मान 6.5 और अमाशय का रस का पीएच मान जो होता है 1.4 होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि पीएच और पीओएच की। तो इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार से H प्लस आयन से पीएच का पता चलता है, उसी प्रकार से OH माइनस यानी कि OH माइनस आयन से POH का पता चलता है। इसमें केवल दोनों में यही डिफरेंस है। सूत्र होगा आपका पीएच प्लस POH बराबर 14, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से H प्लस आयन का पता चलता है, उसी प्रकार से हमें OH माइनस आयन से POH का पता चलता है, ठीक है। ये बात तो सही में समझ में आई। अब बात आती है कि पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या बात, मतलब कि क्या महत्व है हमारे दैनिक जीवन में। तो हमारे दैनिक जीवन में पीएच का बहुत सारे महत्व है, जिसको हम लाइन से एक एक करके बताएंगे। सबसे पहला महत्व आपका है मृदा जांच के लिए। क्यों जरूरी है? जब मृदा की जांच हम कर लेते हैं, जब हम मृदा की जांच करते हैं तो हमें पता चलता है कि पीएच मान कितना है, कितना नहीं है। और पीएच मान जो होता है मृदा की 7 के आसपास होनी चाहिए। अगर 7 के आसपास होगी तभी जाके हमारी फसल अच्छा होगा। उसी के बारे में जब मिट्टी की जांच करके उसका पीएच पता कर लेते हैं, तब फसल का पैदावार अच्छा होता है। मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास होनी चाहिए। चलिए देखिए, जल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए ऐसा कब स्थिति आता है? जब अम्लीय वर्षा होती है। जब अम्लीय वर्षा होती है तो अम्ल की मात्रा जल में अधिक हो जाती है, जिस कारण से जलीय जीवों को परेशानी होने लगती है, मछलियों को रहने में परेशानी होने लगती है। इसलिए उसमें कुछ क्षार मिला दिए जाते हैं और जल को उदासीन कर दिया जाता है। इसके लिए प्रयोग किया जाता है। पीएच जो है दैनिक जीवन में इस प्रकार से महत्व है। और पाचन तंत्र में हमारा ऐसा क्या है? तो पाचन तंत्र के लिए हमारे पेट में HCl अम्ल पाया जाता है, ये तो सभी जानते हैं, ठीक है, जो खाने को पचा देता है। अपच की स्थिति में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। जब अपच होने लगता है तो अम्ल की मात्राएं क्या होने लगती है? बढ़ जाती है, जिस कारण से पेट में जलन होना शुरू हो जाता है। और इसी जलन को दूर करने के लिए MgOH का होल ट्वाइस नामक एक, मतलब कि इसी चीज का बना हुआ एक दवा होती है, उसको हम लोग लेते हैं। अब बात आती है कि पशु पक्षियों के लिए भी, पशु पक्षी जो रसायन होते हैं, उदाहरण के तौर पे मधुमक्खी एक प्रकार की जब हमें डंक मारती है तो अम्ल छोड़ती है, हमारे शरीर में एक प्रकार की अम्ल छोड़ती है, जिसके कारण हमारे शरीर में सूजन आ जाती है, जलन होने लगता है। और इसको दूर करने के लिए अपने अंग पर बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, दुर्बल बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमें राहत मिलती है। आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। क्योंकि अगर मैं नायक बैच का ये तो आपका दूसरा भाग रहा जो मैं बता रहा हूँ। अब आने वाली तीसरे भाग में हम क्या पढ़ेंगे तो वो तो तीसरे भाग में ही जानेंगे। लेकिन फिलहाल आपके दूसरे चैप्टर चल रहे हैं,
पहले चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। तब तक आप इंतज़ार कीजिएगा अगले भाग के लिए।